नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में स्थिर वैद्युत की 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में आवेश के मूलभूत गुणधर्म तक पढ़ा दिया था। आवेश के 3 मूलभूत गुणधर्मों का अध्ययन अपन ने कर लिया था। पहला आवेश की योज्यता का नियम था, जिसमें किसी निकाय में यदि कई सारे आवेश विद्यमान हैं तो उस निकाय का कुल आवेश समस्त आवेशों के बीजीय योग के क्या होता है, तुल्य होता है। दूसरा अपन ने देखा था आवेश संरक्षण का नियम, जिसमें आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल आवेश को किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस आधार पर आवेश 2 प्रकार के होंगे, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तीसरा पढ़ा था आवेश के क्वांटीकरण का नियम। आवेश के क्वांटीकरण के नियम में अपन ने देखा था कि किसी एक निकाय से दूसरे निकाय में जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो वो स्थानांतरण पूर्ण संख्यात्मक मान के रूप में होता है। जैसे पूर्ण संख्यात्मक मान से तात्पर्य होगा कि जैसे या तो एक निकाय से दूसरे निकाय में 1 इलेक्ट्रॉन जाए, 2 इलेक्ट्रॉन जाए, 3 इलेक्ट्रॉन जाए या n इलेक्ट्रॉन जाए। ऐसा नहीं होगा कि 1.2 इलेक्ट्रॉन, 1.3 इलेक्ट्रॉन या 1.9 इलेक्ट्रॉन एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित हो जाएं। इसके बारे में जब अपन ने पढ़ा था आवेश के क्वांटीकरण के बारे में, तो जैसे एक निकाय हो गया और ये अपने पास कौन सा हो गया, दूसरा निकाय हो गया। इस निकाय से यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन गए, तो n इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इसमें n इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। प्रारंभिक स्थिति में दोनों निकाय कैसे हैं, विलगित या उदासीन निकाय हैं। तो n इलेक्ट्रॉन जब एक निकाय से निकलकर दूसरे निकाय में प्रवेश करेंगे तो उस कंडीशन में इस पहले निकाय से जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस पर आवेश आएगा Q बराबर +Ne, और दूसरा निकाय जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करेंगे उस पर आवेश आएगा Q बराबर -Ne। n यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। यहाँ E का जो मान होगा वो 1.6 × 10⁻19 और क्या होगा, कूलाम होगा। इस आधार पर किसी भी निकाय पर आवेश की मात्रा ज्ञात की जा सकती है, उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात की जा सकती है। अब जैसे किसी निकाय पर आवेश का मान 1 कूलाम है तो उस निकाय से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन को यदि हल करें तो किसी निकाय पर आवेश का मान यानी Q बराबर तो क्या हो गया, 1 कूलाम हो गया, और इस निकाय से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि ज्ञात करनी है तो n का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, और E का मान होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इस आधार पर यहाँ अपन फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर Ne, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। Q का मान यदि देखें तो Q का मान 1 कूलाम है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होगा। कूलाम से कूलाम कट गया तो n बराबर यहाँ से जो अपने पास आएगा वो 10⁻19 और अपॉन में क्या आएगा, 1.6। इसको हल करेंगे तो यहाँ से 6.25 × 10⁻18, अर्थात 1 कूलाम आवेश की उपस्थिति में उस निकाय से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगी वो 6.25 × 10 कितनी होगी, 18 प्राप्त होगी। इस प्रकार 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की जा सकती है। इसके बाद आवेश का जो चौथा मूलभूत गुणधर्म है वो है आवेश की निश्चरता का नियम या आवेश की अचरजता का नियम। 3 का अध्ययन अपन पहले कर चुके थे। चौथा जो है मूलभूत गुणधर्म वो है आवेश की निश्चरता या अचरजता का नियम। आवेश की निश्चरता या अचरजता के नियम की यदि बात करें तो किसी भी निकाय में जो आवेश है उस आवेश की मात्रा Q है, आवेश का द्रव्यमान क्या है, m है, और आवेश की चाल क्या है, v है। ये तो हो गया आवेश का मान, ये हो गया अपने पास आवेश का द्रव्यमान, और ये हो गया आवेश का वेग या आवेश की क्या हो गई, चाल। तो यहां पर आवेश की निश्चरता या अचरजता के नियम में यह बताया गया है कि आवेश का जो वेग होता है उस वेग के द्वारा उसका द्रव्यमान तो प्रभावित होता है, लेकिन आवेश का मान निश्चल रहता है या उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी v के द्वारा m प्रभावित होगा, लेकिन
V के द्वारा Q पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आवेश का वेग बढ़ेगा तो आवेश के वेग में वृद्धि होने पर आवेश का द्रव्यमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि आवेश का वेग घटेगा तो आवेश के वेग में कमी होने पर आवेश का द्रव्यमान भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन आवेश के वेग में कमी या वृद्धि होने पर आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे आवेश की निश्चलता या अचरजता के नियम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आवेश के मूलभूत गुणधर्म 4 हैं। पहला आवेश की योज्यता का नियम, दूसरा आवेश के संरक्षण का नियम, तीसरा आवेश के क्वांटीकरण का नियम और चौथा है आवेश की निश्चलता या अचरजता का नियम। इसके बाद अगला टॉपिक है अपने पास आवेशन। आवेशन का मतलब है किसी भी विलगित निकाय को आवेशित करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अपन आवेशन कहेंगे। आवेशन का मतलब होगा कोई भी वस्तु, जो निकाय या वस्तु है उस पर प्रारंभिक स्थिति में 0 आवेश है। अब यदि इसको आवेशित करना है तो इसको आवेशित करने के प्रक्रिया जो होगी उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाएगा, आवेशन कहा जाएगा। यानी किसी भी विलगित निकाय या वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाएगी। आवेशन करने के एक प्रोसेस अपन ने पढ़ चुका है, घर्षण विद्युत। दो विलगित निकायों को परस्पर घर्षित करें तो एक निकाय पर धनात्मक और दूसरे निकाय पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, वो तो घर्षण के द्वारा क्या होगा, आवेशन होगा। इसके अलावा आवेशन के 2 तरीके और हैं। पहला तरीका है अपने पास स्पर्श द्वारा आवेशन और दूसरा तरीका है अपने पास प्रेरण द्वारा आवेशन। यदि स्पर्श द्वारा आवेशन की बात करें तो कोई भी एक विलगित निकाय लें तो स्पर्श द्वारा आवेशन को देखते हैं। पहला है अपने पास स्पर्श द्वारा आवेशन। इसमें यह अपने पास एक विलगित निकाय हो गया। इस पर प्रारंभिक स्थिति में आवेश का मान क्या है, 0 है। इस निकाय को आवेशित करना है तो एक धनात्मक या ऋणात्मक रूप से जो आवेशित छड़ है, ये एक आवेशित छड़ है। इस छड़ पर आवेश का मान क्या है, स्मॉल q है। इस आवेशित छड़ को इस विलगित निकाय से क्या करा दें, स्पर्श करा दें। तो ये अपने पास विलगित निकाय है, आवेशित छड़ को इस विलगित निकाय से स्पर्श करा दिया तो इस आवेशित छड़ से आवेश का निकाय में क्या होगा, स्थानांतरण होगा। और यह स्थानांतरण तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाती। यानी यहां पर यदि Q आवेश प्रारंभ में था, इस पर आवेश कितना था, 0 था, तो यहां पर आवेशन यानी स्पर्श द्वारा आवेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और आवेशन की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि दोनों पर यानी निकाय पर और छड़ पर आवेश का मान Q/2 और Q/2 नहीं हो जाता। और जब दोनों पर आवेश की मात्रा समान हो जाएगी तो उस कंडीशन में आवेशन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इस प्रकार स्पर्श द्वारा आवेशन की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी विलगित निकाय को अपन आवेशित कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होगा, एक विलगित निकाय लिया जिस पर आवेश का मान क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद एक आवेशित छड़ को लिया जिस पर आवेश का मान क्या है, Q है। इसके बाद विलगित निकाय को आवेशित छड़ से स्पर्श कराया। स्पर्श कराने पर विलगित निकाय में छड़ के द्वारा आवेश का स्थानांतरण होगा और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा एक समान नहीं हो जाती। जब निकाय पर आवेश छड़ का आधा आ जाएगा तो उस कंडीशन में आवेशन की प्रक्रिया रुक जाएगी। उसके बाद छड़ और निकाय को जब पृथक पृथक कर देंगे तो निकाय पर आवेश आ जाएगा और निकाय पर जो आने वाला आवेश होगा वो आवेश छड़ का आधा यानी परिमाण में आधा होगा और प्रकृति में कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो इस प्रकार से स्पर्श द्वारा आवेशन की प्रक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। दूसरा है अपने पास प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन की यदि बात करें तो किसी भी विलगित निकाय को प्रेरण द्वारा आवेशित करने के लिए एक विलगित निकाय लिया, इस विलगित निकाय पर आवेश का मान क्या है, 0 है। अब इसको प्रेरण द्वारा यदि आवेशित करना है तो विलगित निकाय का मतलब इसके अंदर जितना धनात्मक आवेश होगा उतना ही इसके अंदर क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। अब यहां पर एक आवेशित छड़ को लिया, यह छड़ कैसी है, धनात्मक रूप से आवेशित है। इस पर आवेश का मान क्या है, Q है। अब सबसे पहले तो क्या करना है, इस आवेशित छड़ को इस निकाय के पास लाएं, स्पर्श ना कराएं बल्कि क्या करें, इसके पास लाएं। जैसे इसके पास लाया जाएगा
तो निकाय में इस छड़ की विपरीत प्रकृति का आवेश इस भाग पर एकत्र हो जाएगा और समान प्रकृति का आवेश क्या होगा, उससे दूर वाले भाग पर क्या हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा। अब इस निकाय के दूर वाले भाग को भू संपर्कित कर दें, ग्राउंडेड कर दें, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर इस आवेश को समाप्त कर देंगे। तो यहां पर इस छड़ पर कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो इस निकाय पर कौन सा आवेश रह जाएगा, केवल ऋणात्मक आवेश रह जाएगा। इसके बाद छड़ और निकाय को यदि पृथक पृथक कर दें, तो ये छड़ है जिस पर धनात्मक आवेश है, दूर दूर ले जाएंगे तो निकाय पर ऋणात्मक आवेश चारों ओर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। इस प्रकार से एक विलगित निकाय प्रेरण द्वारा क्या होगा, आवेशित होगा। प्रेरण द्वारा आवेशन की इस प्रक्रिया में छड़ के परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत आवेश क्या होगा, निकाय पर प्राप्त होगा। तो प्रेरण द्वारा आवेशन की जो प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया में एक विलगित निकाय लिया जिसके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की मात्रा कैसी होगी, एक समान होगी। उसके पास में एक आवेशित छड़ को जब लाया जाएगा तो पास लाने पर छड़ की विपरीत प्रकृति का आवेश छड़ के पास वाले भाग पर और समान प्रकृति का आवेश छड़ से दूर वाले भाग पर निकाय के अंदर क्या होगा, एकत्र हो जाएगा। इसके बाद छड़ से दूर वाले भाग को भू संपर्कित कर दें तो वहां से इलेक्ट्रॉन आकर इस आवेश को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इसके बाद यहां निकाय पर केवल एक विपरीत प्रकृति का आवेश रह जाएगा। छड़ और निकाय को जब पृथक पृथक कर देंगे तो निकाय पर छड़ की विपरीत प्रकृति का परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत आवेश क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रेरण द्वारा किसी भी निकाय को क्या कर सकते हैं, अपन आवेशित कर सकते हैं। तो आवेशन के तीन रूप हो गए। पहला घर्षण विद्युत के द्वारा, घर्षण के द्वारा आवेशित कर सकते हैं लेकिन उसमें दो निकायों की आवश्यकता होगी। दूसरा स्पर्श द्वारा, इसमें एक विलगित निकाय होगा, एक आवेशित छड़ होगी, उसको स्पर्श करा देंगे। तीसरा है प्रेरण द्वारा जिसमें एक विलगित निकाय होगा और दूसरा यहां पर आवेशित छड़ होगी, उस छड़ को केवल पास लाना है। इस प्रकार से एक प्रेरण द्वारा क्या होगा, आवेशन होगा। अगला टॉपिक आता है अपने पास कूलाम का नियम। कूलाम के नियम की यदि बात करें तो कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम था और कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया कि दो स्थिर बिंदुवत आवेश, एक स्थिर बिंदुवत आवेश कौन सा हो गया, Q1 हो गया, दूसरा स्थिर बिंदुवत आवेश क्या हो गया, Q2 हो गया। ये दोनों आवेश यदि एक दूसरे से कुछ दूरी पर क्या है, विद्यमान है, तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण प्रकार का जो बल होगा, ठीक है, वो बल यहां पर दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो F समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा। इसके बाद दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, वृत्त क्रमानुपाती होगा। इस प्रकार से कूलाम नामक वैज्ञानिक ने एक स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में एक बात बताई थी कि दो स्थिर बिंदुवत आवेश लें और वो दो स्थिर बिंदुवत आवेश यदि एक दूसरे से, ये दोनों स्थिर बिंदुवत आवेश हो गए, दोनों स्थिर बिंदुवत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर यदि विद्यमान हैं तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण प्रकार का जो बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, वृत्त क्रमानुपाती होगा। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। इन दोनों समीकरणों को यदि एक साथ में लिखें तो यहां से आ जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा, R स्क्वायर, या F बराबर K Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा। यहां K एक समानुपाती नियतांक होगा और जो K समानुपाती नियतांक है, इस समानुपाती नियतांक को कूलाम्बियन नियतांक कहेंगे। यह समानुपाती नियतांक है और इसको क्या कहा जाएगा, कूलाम नियतांक के नाम से इसको जाना जाएगा। तो यह कहलाएगा कूलाम नियतांक। तो कूलाम के नियम में अपन ने देखा कि दो स्थिर बिंदुवत आवेश यदि एक दूसरे से कुछ दूरी पर विद्यमान है तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण प्रकार का जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, वृत्त क्रमानुपाती होगा। इस आधार पर यहां से F समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो F बराबर क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। K यहां पर एक समानुपाती नियतांक होगा जिसको कूलाम नियतांक कहेंगे। K का जो मान होगा यदि इन दोनों आवेशों के मध्य निर्वात है तो K का मान निर्वात की उपस्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यहां जो एप्सिलॉन नॉट है इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहेंगे। यह कहलाएगी यहां पर निर्वात की वैद्युतशीलता। यह है निर्वात की उपस्थिति में
और k यदि किसी माध्यम में है तो यहां पर 1/4 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, और एप्सिलॉन यहां पर क्या कहलाएगी, माध्यम की वैद्युतशीलता के नाम से इसको जाना जाएगा। तो ये हो जाएगी यहां पर माध्यम की वैद्युतशीलता। यानी दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य निर्वात में बल देखें और उन्हीं दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य यदि माध्यम में बल देखें तो यहां पर निर्वात की उपस्थिति में लगने वाला बल और माध्यम की उपस्थिति में लगने वाले बल को इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। यदि निर्वात में बल F0 के द्वारा दर्शाया तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R²। माध्यम में लगने वाले बल को Fm के द्वारा दर्शाया तो यह आ जाएगा 1/4πε और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R²। इसके बाद यदि बल की बात करते हैं तो बल एक सदिश राशि है और सदिश राशि को वेक्टर फॉर्म में या सदिश रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां से इसके ऊपर यदि वेक्टर लगाया तो यहां दिशा इसकी क्या होगी, यानी जो बिंदुवत आवेश लिए थे अपन ने Q1 और Q2, तो यहां इस Q2 पर बल ये तो इस तरफ लगेगा या इस तरफ लगेगा। ये बल होगा आकर्षण प्रकार का और ये बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण प्रकार का होगा। तो यहां पर लगने वाले बल की दिशा r कैप के अनुदिश होगी। यदि यहां पर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, सजातीय हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल प्लस होगा, और यदि ये विजातीय है, विपरीत प्रकृति के हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा, माइनस आ जाएगा। तो यहां पर यदि प्लस आ रहा है, इसी प्रकार यहां पर भी क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो बल की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिकर्षण प्रकार की होगी। और यदि यहां पर इनके मध्य चिन्ह कौन सा लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो माइनस चिन्ह का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे और इस स्थिति में लगने वाला जो बल होगा वो यहां पर आकर्षण प्रकार को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। तो ये तो हो गए अपने पास प्रतिकर्षण प्रकार के बल और ये हो गया अपने पास आकर्षण प्रकार का बल। इस प्रकार से कूलाम के नियम में दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल का एक सूत्र प्राप्त किया है। इस सूत्र में अपन ने एक कूलाम नियतांक K और K के साथ में K का जो मान निर्वात में होगा 1/4πε0 होगा और माध्यम में इसका मान 1/4πε होगा। यहां जो ε0 है उसे निर्वात की वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन को यहां पर माध्यम की वैद्युतशीलता कहेंगे। यदि बल को सदिश रूप में लिखें और चिन्ह आता है प्लस तो प्रतिकर्षण प्रकार का बल लगेगा, और यदि बल को सदिश रूप में लिखें और चिन्ह कैसा आता है, माइनस आता है, तो लगने वाले बल की जो प्रकृति होगी वो प्रकृति यहां पर कैसी होगी, एक आकर्षण प्रकार की प्रकृति को क्या करेगा, ये व्यक्त करेगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है अपने पास कूलाम नियतांक का मान, मात्रक और विमाएं ज्ञात करनी है। तो कूलाम नियतांक की यदि अपन बात करें तो कूलाम नियतांक अपने पास K है। इसका सबसे पहले मात्रक निकालें तो चूंकि F बराबर क्या है, K Q1 Q2 अपॉन क्या है, R²। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, K की जगह K लिख दिया। Q1 आवेश का मात्रक कूलाम होगा, Q2 आवेश का मात्रक भी कूलाम होगा। R दूरी है, इसका मात्रक मीटर है, तो R पर स्क्वायर है तो मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन बराबर K कूलाम स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, या K बराबर क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो गया। ये मात्रक यहां पर MKS मात्रक कहलाएगा या SI पद्धति का मात्रक कहलाएगा। तो ये MKS या SI मात्रक होगा। अब इसको यदि सीरीज मात्रक में कन्वर्ट करना है तो न्यूटन को डाइन लिख सकते हैं, यानी K का क्या हो जाएगा, डाइन, मीटर को सेंटीमीटर लिख सकते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलाम का जो सीजीएस मात्रक होता है वो ESU होता है विद्युत क्षेत्र के लिए, तो ESU का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से न्यूटन को डाइन में, मीटर को सेंटीमीटर में और कूलाम को ESU के रूप में क्या कर सकते हैं, अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसका सीजीएस मात्रक कहलाएगा। तो यहां से कूलाम नियतांक K का जो MKS मात्रक है या SI मात्रक है वो तो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, और कूलाम नियतांक K का जो सीजीएस मात्रक होगा वो सीजीएस मात्रक क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ESU स्क्वायर। डाइन यहां पर न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर देंगे सीजीएस के रूप में, बल का मात्रक है, सेंटीमीटर यहां पर दूरी का मात्रक है, और ESU यहां पर किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। इस प्रकार से कूलाम नियतांक K का मात्रक हो गया। विभिन्न प्रयोगों के बाद कूलाम नियतांक K का जो मान निकाला गया, तो कूलाम नियतांक K का जो मान है वो यहां पर निर्वात की उपस्थिति में जो मान आता है वो मान यहां पर K बराबर 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या आता है, कूलम स्क्वायर प्राप्त होता है। यही मान यदि सीजीएस पद्धति में ज्ञात करें तो इसका मान k बराबर 1 है और ये क्या आएगा, डाइन सेमी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, ईएसयू स्क्वायर हो जाएगा। ये तो है एमकेएस मात्रक के रूप में कूलम नियतांक k का मान, ये है सीजीएस मात्रक के रूप में कूलम नियतांक k का मान। ये इस मान से इस मान को कैसे प्राप्त किया है उसके लिए देखें तो 1 न्यूटन जो होता है उसमें 10⁵5 डाइन होंगे, 1 मीटर जो होता है उसमें 10⁵2 सेंटीमीटर होंगे और 1 कूलम जो होता है उसमें 3 गुणा 10⁹ और क्या होते हैं, ईएसयू होते हैं। अब यदि अपने पास k का जो मान है वो कितना है, 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या है, कूलम स्क्वायर। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करें, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें और कूलम को ईएसयू में कन्वर्ट करें तो यहां से 9 गुणा 10⁹। इसके बाद न्यूटन को डाइन में किया तो 10⁵5 डाइन, मीटर को सेंटीमीटर में किया 10⁵2 सेंटीमीटर का क्या हो गया, स्क्वायर, और नीचे यहां पर कूलम का स्क्वायर है तो 3 गुणा 10⁹ और ये हो जाएगा ईएसयू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको हल किया तो 9 गुणा 10⁹ गुणा 10⁵5 गुणा 10⁵4 यह आएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और 10⁹9 का स्क्वायर 10⁸18 और ये आ जाएगा ईएसयू स्क्वायर। 9 से 9 कट जाएगा, 9 5 14 और 4 18 और 10⁸18 से 10⁸18 कट जाएगा। तो इस तरह से 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, ईएसयू स्क्वायर। तो कूलम नियतांक k का निर्वात की उपस्थिति में जो मान होता है वो एमकेएस पद्धति में होता है 9 गुणा 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और सीजीएस पद्धति में ये जो मान होगा वो k बराबर 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ईएसयू स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद कूलम नियतांक की यदि विमाएं ज्ञात करें तो कूलम नियतांक k की यदि विमा ज्ञात करनी है तो विमा ज्ञात करने के लिए कूलम्बियन बल का एक फॉर्मूला काम में लें, और कूलम्बियन बल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन क्या है, R स्क्वायर। यहां से F R स्क्वायर बराबर K Q1 और क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। K का मान निकाला तो F R स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, Q1 Q2। यहां से मात्रक देखें इसका तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, कूलम स्क्वायर आएगा। न्यूटन बल है, बल का मात्रक है, तो यहां से बल की जो विमा होगी वो m1 L1 T-2 होगी। अब इसके बाद मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर की विमा क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी। कूलम यहां पर आवेश का मात्रक है और आवेश की जो विमा होती है इसके लिए I बराबर Q अपॉन क्या होता है, T होता है। I को एम्पियर लिख सकते हैं, ये कूलम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो कूलम को अपन एम्पियर इंटू क्या लिख देंगे, सेकंड लिख देंगे, यानी कूलम को A1 और क्या लिख सकते हैं, T1 लिख सकते हैं। तो यहां से कूलम को लिख दिया A1 T1 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से यदि इसको सॉल्व करें तो K बराबर M1 L3 2 और 1 3 हो जाएगा और T की घात -2 नीचे A की घात 2 और T की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हल करने पर यहां से इसका जो विमेय सूत्र आएगा K का वो आएगा M1 L3 T-4 और A-2। ये कूलम नियतांक K की क्या कहलाएगी, विमाएं कहलाएगी या विमेय सूत्र कहलाएगा। इस प्रकार से कूलम नियतांक का मान ज्ञात कर लिया, कूलम नियतांक का मात्रक निकाल लिया और कूलम नियतांक की विमाएं निकाल ली। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कूलम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण की यदि बात करें तो कूलम्बियन जो बल होगा वो बल एक सदिश राशि है। कूलम नियम का सदिश निरूपण। कूलम्बियन बल एक सदिश राशि है और सदिश में यदि इस बल को सदिश रूप में लिखते हैं तो सदिश रूप में लिखते समय यदि धनात्मक चिन्ह आता है तो बल प्रतिकर्षण प्रकार का होगा और ऋणात्मक चिन्ह आता है तो बल आकर्षण प्रकार का होगा। अपन ने दो स्थिर बिंदुवत आवेश लिए, ये जैसे द्विअक्षीय हो गई x अक्ष y अक्ष। एक स्थिर बिंदुवत आवेश कौन सा लिया अपन ने, Q1 लिया, और दूसरा स्थिर बिंदुवत आवेश कौन सा अपने पास, Q2 है। यदि पहला स्थिर बिंदुवत आवेश Q1 है तो इसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश कौन सा हो गया, R1 वेक्टर हो गया। दूसरा स्थिर बिंदुवत आवेश Q2 है
तो इसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश कौन सा हो गया? R2 वेक्टर हो गया। अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की यदि अपन बात करें तो बीच की दूरी यहां पर R12 वेक्टर या R21 वेक्टर होगी। यहां पर R12 वेक्टर यदि है तो इसको अपन लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और R21 वेक्टर यदि है तो इसको लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इस कंडीशन में यदि दोनों बल समान प्रकृति के हैं तो यहां पर Q1 पर जो लगने वाला बल होगा वो इस तरफ होगा, और Q2 पर लगने वाला बल क्या होगा? इस तरफ होगा। यानी दोनों आवेश जब समान प्रकृति के होंगे, धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक, तो उस कंडीशन में यहां पर दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण प्रकार का बल लगेगा, और आवेशों के मध्य लगने वाला इस बल को बाह्यमुखी बल कहेंगे। बाहर की तरफ क्या होगा? ये प्रभावी होगा। जबकि यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो उस कंडीशन में ये आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करने के केस में इनके मध्य लगने वाले बल कैसे होंगे? अंतःमुखी होंगे। अब यहां पर जैसे Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाले बल की यदि बात करें तो Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल, ये बल निकालें तो F12 वेक्टर होगा। F12 वेक्टर बराबर क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी यहां पर क्या होगी? R12 होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगी? R12 का स्क्वायर, और दिशा जो इसकी होगी 1 पर बल लग रहा है तो दिशा इस तरफ होगी, तो ये जो दिशा कहलाएगी यहां पर इधर वाली, इस दिशा को कहेंगे यहां पर R12 कैप। ये पहले आवेश पर दूसरे आवेश के द्वारा लगने वाला कूलम्बियन बल होगा प्रतिकर्षण प्रकार के बल की स्थिति में, और यदि यही बल आकर्षण प्रकार का है तो इसमें चिन्ह माइनस आ जाएगा, और माइनस चिन्ह आने का मतलब क्या होगा? यहां पर R21 कैप आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि Q2 पर देखें तो Q2 पर Q1 द्वारा लगने वाला बल निकालें तो ये बल यहां पर क्या हो जाएगा? F21 वेक्टर होगा। F21 वेक्टर बराबर क्या होगा? K Q1 Q2 और R21 स्क्वायर, और दिशा इसकी क्या होगी? R21 कैप होगी। ये कंडीशन यहां पर प्राप्त होगी। यानी दोनों जो बल हैं, एक दूसरे जो आवेश दोनों पर एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, वो दोनों बल परिमाण में तो कैसे हैं? समान हैं, लेकिन दोनों बलों की दिशाएं कैसी है? विपरीत हैं। तो परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के बल यहां पर क्या होंगे? प्रभावी होंगे। इसको वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं, F12 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ F21 वेक्टर। परिमाण की दृष्टि से जब दोनों समान है तो मॉडुलस ऑफ F12 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ F21 वेक्टर। यहां से एक चीज देखें तो R12 कैप की जो डायरेक्शन है वो माइनस ऑफ R क्या होगा? 21 कैप के क्या होगी? इक्वल होगी। तो इस प्रकार से कूलाम के नियम को सदिश रूप में क्या कर सकते हैं? अपन निरूपित कर सकते हैं। सदिश निरूपण में जो दो स्थिर बिंदुवत आवेश है उनके मध्य लगने वाले जो बल हैं वो बल परिमाण में तो कैसे होते हैं? समान होते हैं, और प्रकृति में कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। तो आज अपन ने 5 टॉपिक पढ़े हैं। आवेश के मूलभूत गुणधर्म, इसमें चौथे मूलभूत गुणधर्म का अध्ययन किया है। एक तो है आवेश की निश्चरता या आश्रयता का नियम। इसके बाद आवेशन की यदि बात करें तो आवेशन में घर्षण विद्युत को पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन ने स्पर्श द्वारा आवेशन और प्रेरक द्वारा आवेशन का अध्ययन किया है। इसके बाद कूलाम का नियम पढ़ लिया। इसके बाद कूलाम नियतांक का मान, मात्रक और विमाओं को ज्ञात किया है, और उसके बाद लास्ट में अपन ने कूलाम के नियम के सदिश निरूपण को व्यक्त किया है। यानी सदिश निरूपण में जो दोनों स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल होगा वो परिमाण में समान और प्रकृति में कैसा होगा? विपरीत होगा। इससे संबंधित यदि कोई भी समस्या है तो उसके लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें या स्कूल प्रबंधन से संपर्क करें, और इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न हैं वो प्रश्न की एक कॉपी साथ में डाल दी जाएगी। धन्यवाद।